प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। असंधि और प्रकृति भाव संधि की श्रृंखला समाप्त हुई। आज हम संधि में हल संधि, जिसको हिंदी में व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। हल संधि को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी होता है कि कभी भी किसी विच्छेद की स्थिति में जो शब्द रूप दिए हुए होते हैं उनको हम किस तरीके से पहचाने। कभी कभी तो सामान्य क्वेश्चन इस तरह का भी आता है रीट जैसी एग्जाम्स के लिए कि एक शब्द संधि विच्छेद के रूप में दे दिया जाता है, यह पूछ लिया जाता है बताओ यहाँ कौन सी संधि, असंधि, हल संधि या विसर्ग संधि। इसलिए सबसे पहले तो हम ये तय कर लें कि विच्छेद के रूप में कोई शब्द दिया हुआ है तो तुरंत 1 सेकंड में अपना उत्तर निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि असंधि में हमने पढ़ा था कि दोनों तरफ अच होंगे तो वहाँ असंधि है। तो आपको पता है कि असंधि में भी हमने 3 उदाहरण तो और भी होते हैं, लेकिन 3 मुख्य उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मैंने आपको यह भी बताया था कि उनके अंतिम वर्ण स्वर नहीं होते प्रथम पद के अंत में, लेकिन फिर भी वहाँ अच संधि ही होती है। और वो पढ़े थे हमने पररूप संधि में, जो सकंदवादी सुपररूपम वाच्यम वार्तिक में कात्यायन उसको पररूप संधि यानी स्वर संधि मानता है। वो उदाहरण थे जैसे मनस प्लस ईसा, पतत प्लस अंजनी और सीमन प्लस अंत है। इसी क्रम में आज हम हल संधि को पढ़ रहे हैं। तो हल संधि के संधि विच्छेद के जो उदाहरण हैं उनको कैसे देखें, क्या वो हल प्लस हल होते हैं अथवा एक तरफ हल होना अनिवार्य है। दोनों तरफ हल वर्ण भी हो सकते हैं, दोनों तरफ हल वर्ण है तब भी हल संधि है, दोनों तरफ अच है तब वो अच संधि है। लेकिन अब यह है कि क्या एक तरफ हल होने पर कौन सी संधि होगी, तब भी उत्तर हमारा हल संधि है। हल प्रथम पद के अंत में भी हो सकता है, दूसरे पद के प्रारंभ में भी हो सकता है, एक तरफ अच भी हो सकता है, एक तरफ हल भी हो सकता है। दोनों के उदाहरण जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा ये कि जैसे सद प्लस कृपा है और यहां सत कृपा है, तो ये हल ये भी हल, दोनों के स्थान पर जो संधि हुई वो भी एक हल संधि है। लेकिन इधर वाला जो स्थिति है जैसे लिखा आपने वाक ईश, तो ये हल है और ये अच है, अर्थात एक हल अनिवार्य है हल संधि के रूप में। एक इस तरह भी देखा जा सकता है कि जैसे अभिषेक, तो यहां कै परिवर्तन हुआ ग में वागीस और ये स परिवर्तन हुआ मूर्धन्य स में। तो ये कहा जाए कि भाई अभिषेक में कौन सी संधि है, अच हल या विसर्ग क्या है। तो चेंज कौन सा वर्ण हुआ, स व्यंजन चेंज हुआ सत्व संधि के रूप में। इण स की स्थिति होती है तो ये स की जगह पर सत्व की प्रक्रिया होती है। तो ये भी सब हल संधि के ही उदाहरण माने जाएंगे। इसलिए अब समझ गए होंगे आप, आराम से हम देख सकते हैं दोनों तरफ अच है तब वो अच संधि की श्रेणी में, और इन एक तरफ हल है या दोनों तरफ हल है तब वो हल संधि की श्रेणी में। इस तरीके से भी हम उत्तर दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अभिषेक यहाँ किस तरीके से होगा, तो यहाँ परिवर्तन किसके रूप में हुआ, परिवर्तन अगर हल व्यंजन परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब हल संधि के रूप में है। अचों में अगर परिवर्तन पाया जाता है वो अच संधि के रूप में है। अब हल संधि को प्रारंभ करें। यह है सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या विच्छेद के रूप में दिया हुआ शब्द हल संधि का है या नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद अब हल संधि के कुछ
उसके जो भेद हैं उनमें हम सबसे पहले थोड़ा सा क्रम से पढ़ें, ताकि एक सही सरल से कठिन की ओर जिनकी दूसरी संधियों में आवश्यकता पड़ेगी। तो हम वैसे तो हल संधि के प्रकरण में सबसे पहले इष्टत्व संधि आती है, लेकिन हम इष्टत्व को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस तरह की संधियां पढ़ेंगे व्यंजन संधि की, जो इष्टत्व के लिए भी आवश्यक होगी। तो इष्टत्व पढ़ेंगे तो फिर उनकी आवश्यकता बाद में उसको पढ़ेंगे तो वो तारतम्य नहीं होगा। इसलिए पहले हम इस तरह की हल संधियों को पढ़ते हैं जो सबसे पहले अनिवार्य है। तो यहां मैं तीन संधियों के नाम एक साथ, तीन संधियों को एक साथ ही पढ़ते हैं हम। और एक संधि का नाम है चरत्व संधि, एक का नाम है जस्त्व संधि, और एक का नाम है अनुनासिक संधि। इस तरीके से पढ़ना है। तो हम आगे की जो संधियां उनमें आराम से गलती नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगी कि जैसे आप उद प्लस चारण कर रहे हैं तो द को च कैसे हो गया, द की जगह द तीसरा अक्षर है, वहां जय होना चाहिए था। तो उससे पहले ये जरूरी है, तब वहां उसका उत्तर हम आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले व्यंजन संधि की चरत्व, जसत्व, अनुनासिक। बिल्कुल यही प्रक्रिया हिंदी में भी होगी। हिंदी की संधियों को भी इसके मार्फत आप इसको पढ़ के उसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सरल होगा, क्योंकि हिंदी में जो संधियां हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल इसी के आधार पर चलेंगे, और इससे उसमें भी सुविधा होती है पढ़ने में। तो चरत्व, जसत्व और अनुनासिक, यहां एक सूत्र है खरीच है, यहां है झलाम जसोन्ते, और यहां है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखिए इसमें झलाम जसवंत सूत्र जसत्व संधि करता है, एक अपदांत में झलाम जस जसी सूत्र भी जसत्व संधि करता है। अब देखिए ध्यान से, चरत्व संधि सूत्र रीट की एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर ध्यान रख लें तो खरीच एक छोटा सा सूत्र है, उससे हम चरत्व संधि का विधान करते हैं। दूसरी जसत्व संधि, चरत्व संधि को सामान्य रूप से हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, प्रथम वर्ण वाली संधि, जिसमें परिवर्तन प्रथम वर्ण के रूप में किया जाएगा। जसत्व संधि, जैसा कि इसके वर्ण से ही पता है, जय तीसरा वर्ण है, यानी इस संधि में परिवर्तन के रूप में तीसरा वर्ण किया जाता है। इधर आप च देख रहे हैं, ये पहला वर्ण है, तो इसमें पहले वर्ण के रूप में परिवर्तन किया, ऐसे भी देख सकते हैं। चरत्व च यानी प्रथम वर्ण, और उसके आधार पर प्रथम वर्ण का परिवर्तन जहां करेंगे हम, तब वो चरत्व है। खरीच सूत्र है। जसत्व में जय है, जस तीसरे वर्ण को कहते हैं जब गढ़ दस होता है, तीसरा वर्ण परिवर्तन के रूप में किया जाएगा तब वो जसत्व संधि है। अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है? पांचवा वर्ण होता है। तो जहां पांचवें वर्ण के रूप में जो परिवर्तन करते हैं हम, तब उसका नाम क्या है? अनुनासिक संधि है। तो प्रथम वर्ण की हल संधि, प्रथम वर्ण के परिवर्तन के रूप में हल संधि, तृतीय वर्ण के परिवर्तन के रूप में हल संधि, और पंचम वर्ण के परिवर्तन के रूप में अनुनासिक संधि। इन तीनों को इस तरीके से पढ़ना है कि कहां पर किस तरीके से परिवर्तन। तो ये तो हो गया कि इसमें ये परिवर्तन किया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा, इसमें किया जाएगा। अब किसको किया जाना है परिवर्तन? तो यहां इसमें लिखा है खरी परे, यानी इधर ये होना चाहिए। खर से तात्पर्य अभी पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था खर प्रत्याहार, यानी जिसमें पहला दूसरा वर्ण है और स है, ये 13 वर्ण, इनको खर कहा जाता है। तो ये खर पर में हो, बाद में हो, तब वहां ये चरत्व होगा। चरत्व किसको? झलाम, झल। अब यहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब अक्षर आ गए। इसका मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनकी जगह पर परिवर्तन के रूप में प्रथम वर्ण करना है। शर्त यह है कि उसके आगे इनमें से कोई वर्ण हो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, स होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में
इधर के चाहे वो पहला है तो पहले को भी पहला किया जाएगा, दूसरे को पहला किया जाएगा, तीसरे को पहला किया जाएगा, चौथे को भी पहला किया जाएगा। अब कहते हैं कि पहले को पहले कैसे होगा, तो परिवर्तन हो सकता है उसकी जगह पर। जैसे पाणिनि व्याकरण में लिखते हैं, पाणिनि ने एक व्याकरण में एक सूत्र बनाया इदमो मैं, और वो कहते हैं इदम के मैं को मैं होता है, तो इदम के मैं को क्या मैं होगा, मैं पहले से ही है। तो एक परिवर्तन, नाम उसकी जगह पर उसका उच्चारण कर दिया गया, इसका मतलब ये परिवर्तन हो गया उसके रूप में, वो संधि के रूप में मान्य है। इसलिए प्रथम को भी प्रथम किया जा सकता है, दूसरे को भी प्रथम किया जा, तीसरे को भी किया जा सकता है, चतुर्थ। लेकिन अब अक्सर जैसे पूछ लिया जाता है क्या संधि विच्छेद होगा, तो वहां हम ज्यादातर प्रक्रिया प्रथम और तृतीय के रूप में ज्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसका संधि विच्छेद के रूप में एक तरह से, जैसे चरत्व करना है तो हम तृतीय वर्ण के रूप में उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, और उसके रूप में द की जगह पर तय कर सकते हैं। इस तरह का जो प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हम चरत्व संधि करते हैं। जैसे देखिए, जैसे अभी एक उदाहरण लिखा था मैंने, जैसे ये लिखा है सद प्लस कृपा। अब आप देख रहे हैं सीधी सी बात है कि आपको तो व्यंजन संधि में सबसे पहला काम देखना है, प्लस के इधर क्या है, व्यंजन है, इधर व्यंजन, इसका मतलब व्यंजन संधि पहली बात निश्चित हो गई। अब जैसे ही व्यंजन संधि निश्चित हो गई तब हमको सीधा यहां आना है, दूसरी संधियों की तरफ नहीं चलना। पहले इसमें देखना है कि क्या तालमेल है, इधर कौन सा अक्षर है, इधर फर्स्ट है, इसका मतलब यहां चरत्व करना है। सबसे पहला काम इसको परिवर्तन करना है, तो द की जगह हम सबसे पहले पहला वर्ण करेंगे, इसलिए क्या ऑप्शन होगा, सत्कृपा होगा। एक उदाहरण जैसे पढ़ते हैं, जैसे लिखा उद प्लस सा है, तो सबसे पहला बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा, कौन सी संधि हो सकती है, हल संधि, क्योंकि एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ भी व्यंजन, ठीक है। अब जैसे हल संधि का नाम आया, अब तब देखा हमने इन तीनों में से कौन सी, तो सीधा यहां प्लस के इधर देखना है, ये क्या है, से, इन 13 अक्षरों में से आता है, इसका मतलब इधर जो अक्षर है उसको पहले हमको पहला करना है, तो ये दैत्य हो जाएगा। तो क्या बनेगा, उत्साह। इसी तरह से एक लिखा जैसे उद प्लस सव, उत्सव। कभी कभी ये नहीं पूछता कि उद प्लस साह से क्या रूप बनेगा या उद प्लस सव से क्या रूप बनेगा, सीधा ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताओ उत्साह में कौन सी संधि है। तो सीधा देखिए बहुत सरल तरीके से देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ तय पहला अक्षर है, ये से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पहले अक्षर वाली संधि की गई है और उस संधि का नाम चरत्व संधि है। इसी तरह उत्सव में देखते हैं कि से पहले तय है। इसी तरह आप देखते हैं सत्कृपा में, देखिए बिल्कुल जहाँ जैसे एक हलंत व्यंजन है उसके पीछे दूसरा व्यंजन है, तब समझ जाओ वहां कोई व्यंजन संधि है और वहां क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देख के बताएंगे। तो ये तय आ रहा है, इसका मतलब प्रथम वर्ण है, और इधर भी प्रथम है, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या संधि है, चरत्व। दो ही बातें पूछी जाती है आपसे, कौन सी संधि है, सबसे पहले अचल विसर्ग, तो हल्का पता तुरंत लग रहा है 1 सेकंड। उसके तुरंत आगे बढ़ते हैं तो जुड़े हुए शब्द में आराम से देख सकते हैं कि कहाँ संधि की स्थिति है, वहाँ क्या स्थिति है, व्यंजन आधा है, इसका मतलब आधा व्यंजन है, इसका मतलब हल संधि ही होगी, और वहाँ इस तरीके से परिवर्तन। तो ये सारे उदाहरण इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे एक उदाहरण लिखा जैसे तद प्लस काल, अब देख रहे हो इधर क्या है, कै, इसका मतलब यहां द तय हो जाएगा और क्या होगा, तत्काल। इसी तरह से जहां पर पूरे उदाहरण होंगे, जैसे एक लिखा ये वाग प्लस त्वचम, तो देख रहे हो वाग प्लस त्वचम, सबसे पहले देखा हल संधि, दूसरे नंबर पे आया यहां क्या है, पहला, इसका मतलब इधर भी पहला होगा, तो ग को कै कर देंगे, तो क्या रूप बनेगा, वाक त्वचम। इसी तरह एक लिखा जैसे वाग प्लस कलह, तो कलह में पहला अक्षर, इसका मतलब ग भी कै हो जाएगा और क्या रूप बनेगा, वाग कलह। इस तरीके से आराम, अब देखा हमने कि यहां डबल कै आ रहा है, इसका मतलब ये पहला अक्षर है, पहला अक्षर होते ही यहां चरत्व संधि की पहचान करेंगे। चरत्व संधि के रूप में इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे
कोई पूछता है कि बताओ यहां कौन सी संधि है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से, आराम से उत्तर दे सकते हैं हम। तो जैसे ही दो व्यंजन मिले हुए हैं तब समझ जाओ कि वहां हो सकता है कोई व्यंजन संधि हो रही है। तो देख रहे हैं यहाँ डबल तय आ रहा है, इसका मतलब डबल तय आ रहा है, दोनों प्रथम अक्षर है, इसका मतलब प्रथम अक्षर परिवर्तन हुआ यहाँ, चाहे वो प्रथम की जगह ही प्रथम हो गया हो, चाहे तृतीय की जगह प्रथम हुआ हो। प्रथम भी हम कर सकते हैं, उत्प्लस तरम भी कर सकते हैं, तब भी उत्तरम होगा, और उद प्लस तरम भी कर सकते हैं तब भी उत्तरम, क्योंकि उद उपसर्ग है, उपसर्ग का नाम उद है, और वो मूल शब्द के रूप में उद से ही तरप प्रत्यय होगा, और दय की जगह पर हम तय चरत्व करेंगे। तो इस तरीके से चरत्व संधि को देखा जा सकता है। किसी भी उदाहरण में हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी कोई छंद का कोई उदाहरण है, लक्षण है, उसमें आराम से किसी भी शब्द को सामने रखते हुए चरत्व संधि के उदाहरण को आसानी से देखा जा सकता है। दो, जैसे एक लिखा ये अपकर्ता लिखा, पूछा गया अपकर्ता में कौन सी संधि है, तो सीधा देखा कैसे इधर प आ रहा है, पहला अक्षर है, पहला अक्षर, उधर भी पहला अक्षर, तब वहां चरत्व संधि है। अब संधि विच्छेद में अप प्लस कर्ता भी हो सकता है, अब प्लस कर्ता भी हो सकता है उसके रूप में, क्योंकि प्रथम जो पदांत वर्ण होता है वहां जसत्व विकल्प से होता है, और ऐसी स्थिति में अप और अप दोनों का प्रयोग, अप प्लस कर्ता करेंगे तब भी अपकर्ता बनेगा, तब भी चरत्व संधि है संधि विच्छेद के रूप में। इस तरीके से चरत्व संधि को पढ़ा जाए, जहां सीधा उत्तर याद रखें कि 13 अक्षर प्लस में होने पर इधर प्रथम अक्षर हमको करना है, वो झलों के स्थान पर ही करना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के रूप में। इस तरीके से हम चरत्व संधि को पढ़ सकते हैं। व्यंजन संधि में सबसे पहले ये 3 संधि आना जरूरी है, तब हम व्यंजन संधि की दूसरी संधियों को आसानी से पढ़ पाएंगे। इसलिए पहला सीधा उत्तर देखने के भाई क्या होना है, इधर देख करके उसको तुरंत आप चेंज करें। अब पढ़ते हैं हम जसत्व संधि। जसत्व के रूप में देखिए, जसत्व संधि में यहाँ जसत्व चरत्व के उदाहरण कुछ कम प्राप्त होते हैं, जसत्व संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं, और उनको हम इस तरीके से पढ़ें। देखिए, एक सूत्र है झलाम जसोवंते, और एक सूत्र है झलाम जस झसी, दोनों ही सूत्र जसत्व संधि करते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। झलाम जसोवंते जो सूत्र है वो पदांत में करता है, और झलाम जस झसी जो सूत्र है वो अपदांत में करता है। पदांत अपदांत को आसानी से समझ सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पदांत से तात्पर्य होता है कि दोनों पद अलग अलग होते हैं, दोनों पदों का अलग अलग अर्थ प्रयोग किया जाता है। अपदांत क्या होता है, अपदांत एक ही पद के 2 खंड हो जाते हैं, तो एक ही पद को 2 टुकड़ों में बांटने पर वो अपदांत की स्थिति में पाया जाता है। जैसे मान लो आपने लिखा कि वागीस, अब वागीस में तो हमने देखा तो ईस अपने आप में एक स्वतंत्र पद है, और इधर वाक भी अपने आप में एक स्वतंत्र पद है, इसलिए ये पदांत वाली जसत्व संधि है। लेकिन एक हमने दूसरा पढ़ा जिसमें हम इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे बुध प्लस धी। अब दोनों उदाहरणों को अच्छी तरह से देखो, आराम से पहचानोगे कि ये पदांत है क्या अपदांत। इसको बता सकते हो आप पदांत है या अपदांत है, आराम से बता सकते हैं यह अपदांत है, इसका कोई अर्थ नहीं। ये एक धातु है, तो धातु पद नहीं होती, धातु का रूप पद होता है। सिंपली जो धातु का नाम है वो पद नहीं है, इसलिए ये पद नहीं है, ये अपदांत, ये एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसके रूप। तो ये इसका उदाहरण है झलाम जस झसी का, और ये वागीस किसका उदाहरण है, झलाम जसवंत। ऐसे देख सकते हैं आराम से। तो अब ये कब होती है, जसत्व का क्या नियम है, बिल्कुल सेम वही चरत्व वाली स्थिति। झलों को जस होता है, स्पष्ट लिखा है झलों को जस होता है, लेकिन अंत में, पदांत में। पदांत का मतलब है कि पद के अंत में झल आने पर उनको जसत्व हो जाएगा, चाहे आगे कोई हो अथवा न हो, तब भी। जैसे मान लो कभी कभी यही होता है ना कि भाई ये एक शब्द लिखा हमने सम्राट, तो सम्राट के इस टै के पीछे कुछ भी नहीं है, तो इस टै को झलाम जसवंत से डे भी हो जाएगा और ये सम्राट भी बनेगा। तो इसका मतलब उसके अंत में चाहे अवसान हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो पदांत हो, तो वहां भी हो जाएगा।
और ऐसी स्थिति में मुख्य अर्थ तो यही एक झलों को जस होता है पदांत में, पद के अंत में। आगे के लिए कोई शर्त नहीं कि आगे क्या होना चाहिए, लेकिन आगे के लिए हम चरत्व से जब तुलना करेंगे तब निश्चित रूप से क्लियर होगा कि आगे क्या नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पहला दूसरा स अगर आगे आ गया तब वो वापस चरत्व की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए देखिए तो सम्राट ये भी इसी का उदाहरण है। झलाम जस जसी में आगे जरूरी है झस, ये झस तीसरा चौथा अक्षर पीछे बाद में हो, इधर आपको जसत्व किया जाना है। ये इसके आधार पर जैसे बुद्धि लिखा, अब पूछा गया कि बुद्धि कैसा शब्द है, तो बुद्धि में स्पष्ट हो गया कि बुद्धि जो शब्द लिखा है वो भी जसत्व संधि है, क्योंकि यहां भी तीसरा चौथा अक्षर पास पास में है, और लेकिन ये इसकी श्रेणी में आएगा। याद रखें धातु के साथ तिन प्रत्यय, कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, इनमें जो धय आता है वो सभी उदाहरण झलाम जस जसी के होंगे। एक ही पद के बीच में जब उसको परिवर्तन किया जाएगा वो झलाम जस जसी के उदाहरण होंगे, और जो पद अलग अलग होंगे तब वहां आपका झलाम जसवंत। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। तो क्या होना चाहिए, वही 1 2 3 4 जो वहां लिखा था हमने वही चीज है यहां भी। इनकी जगह पर तीसरा वर्ण किया जाना है, या तो इधर कोई नहीं हो, या इधर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, है यह वरल हो, या स्वर हो। ये कारण अब सीधा जोड़ करके पढ़ो, बहुत सरल है, आराम से बिल्कुल जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास जरूरी है क्योंकि अनभ्यास से विषम विद्या है। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो सिंपली जो पढ़ी हुई चीज़ है वो कारगर नहीं होती। थोड़ा सा जुड़े अच्छी तरह से। तो जब आपने वो पढ़ी थी चरत्व संधि, तब मैंने बताया था कि वो 13 अक्षर होने चाहिए प्लस में, पहला दूसरा स। अब वो 13 को बाहर कर दो, उसके अलावा जो वर्ण है वो सब इसमें आ गए। इसलिए अब इसमें इनकी स्थिति में इधर तीसरा अक्षर करना है, उसका नाम जसत्व संधि है। झलाम जसह स्यात् पदान्ते। तो देखो अब उदाहरण जसत्व संधि के पढ़ते हैं कुछ। जैसे एक लिखा ये जगत गुरु, जगत गुरु उदाहरण देख रहे हैं हम। प्रथम उत्तर दीजिए, कौन सी संधि अचल विसर्ग? सीधा उत्तर हलंत, इसका मतलब हल संधि। दूसरा हल संधि की कौन सी संधि? तब सीधा उत्तर देखो, यहां देखो प्लस के बाद ये कौन सा अक्षर है? ये तीसरा अक्षर है, अभी जो पढ़ा था। इसका मतलब यहां जसत्व संधि होगी, इसको भी हम तीसरा अक्षर करेंगे, तो ये जगत गुरु ऐसा रूप पड़ेगा। इसी तरह से एक लिखा जैसे जगत प्लस ईस। अब देख रहे हो आप, ये पहला अक्षर व्यंजन संधि, इसका मतलब पीछे क्या है? स्वर। व्यंजन के बाद स्वर आने पर हल संधि ही होगी उसके रूप में। इसलिए यहां अब आपको इस तय को तय करना है। व्यंजन संधि, हलंत संधि, जसत्व में तीसरा अक्षर किया जाएगा, तो ये जगदीश। इसी तरह से एक लिखा सत गति। देख रहे हो व्यंजन संधि, ये तीसरा अक्षर, इसका मतलब जसत्व संधि। तो तय को क्या करेंगे हम? दय कर देंगे, सदगति। इसी तरीके से एक लिखा प्राक ऐतिहासिक। देख रहे हो प्राक ऐतिहासिक, ये क्या है? स्वर। ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन प्लस स्वर बराबर हल संधि, इसका मतलब कौन सी? जसत्व संधि, क्योंकि इधर प्लस स्वर आने पर जसत्व होगी। तो अब क्या करना है? जसत्व में कै को गय करना है, तो क्या बनेगा? प्राग ऐतिहासिक। अब इसी से पता लगेगा
अब आपसे पूछा गया प्राग ऐतिहासिक में कौन सी संधि है, कभी कभी हम ऐसा देख जाते हैं, थोड़ी सी सही तरीके से अभ्यास नहीं करते हैं तो गलती होने के समय हम कभी कभी क्या सोचते हैं, एक अनुमान के आधार पर उत्तर भरने की चेष्टा करते हैं और उसमें हम ये देख लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक में ग के ऊपर आई की मात्रा है और आई तो हमने वृद्धि संधि में देखा है, लेकिन नहीं, यहां वृद्धि संधि नहीं होगी, यहां व्यंजन संधि की जसत्व संधि है। थोड़ा उत्तर भरने से पहले ये देख लें कि दो पद इस संधि में कौन कौन से, एक बार थोड़ा सा उस शब्द का उच्चारण करके देखें, प्राग ऐतिहासिक तो समझ में आएगा कि एक शब्द ऐतिहासिक है तो इसका मतलब इधर क्या है, तो प्राग, इसका मतलब यहाँ ऐतिहासिक में फिर वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं होता, इसका मतलब ये व्यंजन है और उसको व्यंजन संधि के रूप में प्रयोग किया गया। इसी प्रकार जैसे तत् ऐक्यम लिखा, अब देखिए तत् ऐक्यम लिखा हुआ है, इसका मतलब पदच्छेद को देख करके तो आराम से उत्तर भर सकते हैं संधि का, और ये जसत्व का भी, क्योंकि ये प्रथम वर्ण को आपको तृतीय वर्ण करना है क्योंकि ये स्वर आ गया इधर, इसलिए तय को दय कर देंगे तो क्या रूप बनेगा, तद ऐक्यम, तय को दय कर दिया, तद ऐक्यम, एक लिखा जिससे चित प्लस रूपम, तो देखिए चित प्लस रूपम क्या देखा आपने, व्यंजन, ये रे उसमें आ रहा है, आप तो सीधा यही याद रखो कि वो 13 अक्षर नहीं होने चाहिए, पहला दूसरा स उसके बाद सभी जगह जसत्व है, तो तय को दय करेंगे तो ये चिद रूपम, इस तरह का उत्तर होगा। चिद रूपम के साथ साथ जहां पर तय को दय किया गया, इसी तरीके से समस्त जितने भी तृतीय वर्ण के रूप में हम परिवर्तन करते हैं वहां ऐसा कर सकते हैं। यहां एक लिखा जैसे, अब जैसे पूछा गया, देखिए बिल्कुल स्पष्ट देखें, ये कहा गया कि बताओ उदाहरणम में कौन सी संधि है। हमने कई व्यंजन संधियां, वो स्वर संधियां पढ़ी, स्वर संधि यहां मेरे हिसाब से केवल एक जगह हम कल्पना कर सकते हैं, आ की जगह की हो सकता है दीर्घ संधि हो, लेकिन तब थोड़ा सा सोचना होगा, कुछ शब्दकोश हमारे पास अच्छी तरह से होने चाहिए मजबूती से, कि ये शब्द किस तरह का लिखा हुआ होता है, किस तरह का उसका जो स्वरूप है वो किस तरह का है, क्या उद दय पूरा होता है या हलंत होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये उद उपसर्ग पड़ा हमने तो हलंत है, तो इसका मतलब ये आपकी स्वर संधि तो हो नहीं सकती। इसका मतलब अब दय को देख करके इधर आहरणम है, इसका मतलब ये उत प्लस आहरणम, और ये तय को दय किया, या दय भी है तो उसको दय को भी दय किया, लेकिन नाम उसका जसत्व संधि है। कभी कभी कई छात्रों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर ये उत होता है उद होता है, ऐसे कई बार प्रश्न किए गए, सीधा सीधा उत्तर होता है उत और उद में कोई अंतर नहीं। उद नाम का जो उपसर्ग है वो एक पद है, और पद के रूप में प्रथमा एक वचन के रूप में उत और उद दोनों राइट होते हैं, पदांत के रूप में भी उत और उद दोनों राइट होते हैं, तो दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन संधि के रूप में वो जसत्व संधि होगी। और उसमें भी कई, जैसे आप इष्टुत्व इष्टुत्व पढ़ेंगे तो वहां जसत्व वाला उदाहरण ज़्यादा सही माना जाता है। ज़्यादा सही से तात्पर्य यह है, जैसे कभी कभी ऐसे पूछा गया, 2-4 मैंने देखे कई परीक्षाओं के क्वेश्चन थे, एक बार पूछा गया कि भाई सच्चित का इष्टुत्व के दृष्टिकोण से क्या संधि विच्छेद होगा, तो वहाँ बिल्कुल सही है, इष्टुत्व इष्टुत्व आदि आपकी पूर्व सवर्ण आदि सभी व्यंजन संधियों के लिए जब संधि विच्छेद होता है तो उनके दृष्टिकोण से जसत्व वाला राइट होता है, और वहां भी सद प्लस चित राइट होगा। तो इसी प्रकार तृतीय वर्ण के रूप में वो ऑप्शन ज्यादा राइट माना जाता है। तो ये उत आहरणम उदाहरणम हो गया। इसी तरह से जितने भी अंतिम इधर स्वर का प्रयोग होता है, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण का प्रयोग होता है, सभी के साथ हमको इस तरीके से कार्य करना है। जैसे एक लिखा उत प्लस कीर्ण,
अब इसको तय को दय भी कर सकते हैं, उद प्लस कीर्ण भी कर सकते हैं, उत प्लस कीर्ण भी हो सकता है। लेकिन अब इसको दोनों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये पहला अक्षर है, तो यहाँ पहले अक्षर के रूप में तय हो जाएगा। और अगर इस कीर्ण की जगह हम गीर्ण लिखते हैं, अब देखिए, अब इसको मैंने किया जैसे उत प्लस कीर्ण गीर्ण, तो यहाँ ये ग तीसरा अक्षर है, इसलिए अब ये जसत्व संधि हो जाएगा। उद्गीर्ण दर्भ कवला आता है ना, उसके रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। इसी तरह से इस हल संधि की जो ये जसत्व संधि है, इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जहां पर भी स्वर के रूप में अच प्लस अंत है, अजंत, ठीक, च को जय हो जाएगा क्योंकि आगे स्वर है। अब कुछ ऐसे उदाहरण पढ़ते हैं जो अपदांत के हैं। अपदांत में जैसे युद्ध प्लस धय, युद्ध। अपदांत में प्लस के बाद तीसरा और चौथा वर्ण ही हो सकता है और इधर उसको तीसरा वर्ण करना है। और पदांत में कोई भी हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा स्वर सभी के साथ उसका हम प्रयोग कर सकते थे, तो युद्ध हुआ। इसी तरह से इस तरह के सभी ध वाले, ध्वा वाले, धी वाले और धवान, ये जहां आएंगे, क्योंकि ये कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तीन प्रत्यय, ये सब अपदांत में होते हैं। इनको प्लस में देखने पर हम अपदांत वाली जसत्व संधि आराम से अंतर कर सकते हैं कि पदांत की जसत्व संधि का उदाहरण कौन सा है, अपदांत का कौन सा है। तो आप ज्यादा भी नहीं तो ये 3-4 चीजें तो याद रख सकते हैं कि ध, ध्वा, धी, ध्वम, धवान, ये जब आगे आते हैं तब तो निश्चित रूप से वहां अपदांत वाली जसत्व संधि होती है। इसके साथ ही जैसे पदांत के कुछ और उदाहरण, जैसे मान लो अब ये पूछा जाए कि बताओ षड दर्शन, ये पूछा गया षड दर्शनानी। अब पूछा उसने बताओ कौन सी संधि, तो सबसे पहले तो सीधा देखो उधर पूरा का पूरा कि दर्शन है, सट है, इसमें ही कोई संधि है, इसका मतलब यहाँ डय के आसपास संधि है। तो जब डय के आसपास संधि है तो इसका मतलब ये जसत, ये क्या है, हलंत, इसका मतलब हल संधि है। अब फिर ये भी देख लो कि ये जो हलंत है वो वर्ण कौन सा है, तो ये तीसरा, और उसके बाद में क्या है, तीसरा वर्ण, इसका मतलब ये जसत्व संधि है। संधि विच्छेद करेंगे तो सट प्लस दर्शनानी करेंगे और सट प्लस दर्शनानी, इसके रूप में इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हम इस जसत्व संधि को पढ़ सकते हैं। एक और है ये अनुनासिक संधि, क्योंकि सबसे पहले हल संधि को पढ़ने के लिए 3 संधि आवश्यक है और कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आप तो सीधा याद रखें, प्लस के बाद पहला दूसरा स आने पर चरत्व संधि, उसके अलावा और कोई आने पर जसत्व संधि और 5वां वर्ण आने पर अनुनासिक संधि। 3 लाइन याद रखें, उसमें आप इन सभी के पूरे चरत्व, जसत्व और अनुनासिक के सभी उदाहरणों को हम कर सकते हैं। जैसे अब हम कुछ अनुनासिक संधि के उदाहरण पढ़ते हैं। अब जैसे ये भी कहा जाता है कि भाई क्या जसत्व संधि सब जगह होती है, तो कहीं कोई निपातन के ऐसे प्रयोग होते हैं, उनमें जरूर संधि का अभाव पाया जाता है, इसका जसत्व संधि का अभाव पाया जाता है। अक्सर अधिकांशतः सब में ऐसा होता है, जसत्व संधि होती है। अब थोड़ा सा अनुनासिक संधि के बारे में पढ़ते हैं। अनुनासिक संधि के लिए तो हम केवल रीट आदि एग्जाम्स के लिए केवल इतना सा याद रखें कि यहाँ अगर ये पंचम वर्ण है, अनुनासिक वर्ण पर में है, तो इधर वाले जो वर्ण हैं, यहाँ सब में हमने यही बात लिखी थी, तीनों संधियों को आराम से याद कर सकते हो कि प्लस से पूर्व तो सभी में ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब याद तो पीछे वाला ही करना है, और पीछे वाला कितना सरल हो गया देखिए। अनुनासिक में 5वां वर्ण, चरत्व में पहला दूसरा से 13 अक्षर, और बाकी सारे अक्षर जसत्व में बिल्कुल ऐसा पढ़ सकते हैं। पढ़ना ही हमको केवल एक चरत्व के 13 अक्षर याद रख लो तो तीनों संधि पढ़ सकते हो। वो 13 अच्छी तरह याद है तो उसमें तो चरत्व हो जाएगा, उसके अलावा जो बच गए उसमें जसत्व हो जाएगा, और उसमें से केवल 5वें को बाहर निकाल दो तो अनुनासिक। तो अनुनासिक संधि में इन वर्णों के पश्चात 5वां वर्ण होने, अनुनासिक वर्ण होने पर अनुनासिक संधि विकल्प से होती है। ये एक शब्द आया वाह। विकल्प का तात्पर्य समझ गए? विकल्प से तात्पर्य है कि ये संधि
का रूप भी होगा, जब ये नहीं होगी तब उसमें तो जसत्व में भी हमने 5 लिखा था, इसलिए इसमें जसत्व भी हो सकती है और अनुनासिक भी हो सकती है, लेकिन पहले हमको अनुनासिक करनी है। तो सीधा उत्तर है इधर के इन वर्णों की जगह 5वां वर्ण करना है। जैसे देखिए एक उदाहरण लिखा, जैसे हमने इस उदाहरण को देखिए, षटमुखानी। देखा आपने षटमुखानी, पहले प्लस देख करके बताइए कौन संधि हो सकती है? हल संधि, क्योंकि ये हल वर्ण है। अब हल में भी कौन सी? हल में सबसे पहले मैं कह रहा हूँ 1 3 5 करना है, तो ये देखो अब ये कौन सा अक्षर है? 5वां। इसका मतलब इसको आपको 5वां वर्ण करना है। अब ट को 5वां अक्षर कर दो, ये हो गया, क्या रूप बना? षणमुखानी। इस तरीके से करेंगे, इसको देख करके 5वां। अब इस बिंदु को देख करके उत्तर भरेंगे आराम से कि ये 5वें के बाद 5वां है, इसका मतलब ये अनुनासिक संधि, ऐसा उत्तर। एक बार इसको षणमुखानी कर देंगे, क्योंकि ये संधि विकल्प से होती है, एक बार अनुनासिक और एक बार जसत्व। इसी तरह से जैसे एक लिखा दिक् प्लस नाग, तो अब देखो ये कौन सा है? 5वां, तो क्या बनेगा? इसी की लाइन का 5वां, खुद का अपनी लाइन का 5वां अक्षर, कै की जगह गए, दिंगनाग। दिक् प्लस नाथ करेंगे तो दिंगनाथ। एक लिखा जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ अथवा जगन्नाथ, क्योंकि ये 5वां अक्षर, इसकी जगह हमको 5वां करना है। यहां समस्त पंचम वर्णों के रूप में कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग, उनके पंचम वर्णों का हमको प्रयोग करना होता है। केवल ये देखना है कि उसके बाद में 5वां अक्षर जरूरी है। इसमें एक थोड़ा सा एक चेंज और मिलता है, एक वार्तिक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात अगर प्रत्यय का वर्ण प्रारंभ में आ जाए बाद में, तो ऐसी स्थिति में वहां केवल अनुनासिक संधि ही होती है। पंचम वर्ण जो प्लस के बाद आएगा वो अगर केवल प्रत्यय का ही हो तो वहां केवल पंचम वर्ण वाली संधि ही होती है। जैसे एक उदाहरण लिखा वाक प्लस मयम, तो वांगमयम, ये एक ही रूप, इसमें ये ग वाला रूप नहीं होगा, यानी इसमें जसत्व नहीं होता, इसमें केवल अनुनासिक होता है। तो कै को ग करेंगे, क्योंकि ये मयट एक प्रत्यय होता है, मात्रच भी एक प्रत्यय होता है। तो जैसे तद प्लस मात्रम, तन मात्रम, मात्रच प्रत्यय, मयट प्रत्यय, इनसे रूप बनेंगे। वांगमयम हो गया, तन मात्रम हो गया। इसी तरह से दिक् प्लस मात्रम, दिंग मात्रम। इसी तरह से तद प्लस मय, तन्मय, तन्मय, चिन्मय, यानी मय और मात्रच, ये प्रत्यय मय से स्टार्ट, पंचम वर्ण से स्टार्ट है। इनके साथ हमको इस तरीके से चेंज करना। सीधा सा उत्तर है, दोनों पंचम वर्ण एक साथ दिखाई देंगे, पंचम वर्ण के रूप में आपको ये अनुनासिक संधि करनी है। और अब जैसे ये कहा जाता है कि बताओ कि यहाँ पर एक है, जैसे क्या सन्मार्ग, इसमें कौन सी संधि है? सीधा उत्तर दीजिए। पहले तो देखो कि ये दोनों व्यंजन है, इसका व्यंजन संधि हो सकती है। फिर ये देखिए प्रथम तृतीय पंचम वर्ण में से कौन सी, तो पंचम वर्ण इधर, पंचम इधर, इसका मतलब अनुनासिक। तो क्या संधि विच्छेद करेंगे? सत प्लस मार्ग या सद प्लस मार्ग, दोनों राइट है, लेकिन इससे पहले सन्मार्ग करने से पहले द अपेक्षित होता है। जैसे कहा जाए अनुनासिक से पहले कौन संधि हो सकती है, तो पहले द आएगा, सदमार्ग। संधि विच्छेद सत प्लस मार्ग भी हो सकता है, तय को द की प्रोसेस होगी, उसके बाद फिर न होगा, तो इस तरीके से सन्मार्ग होगा। तो इस तरह से आपके समझ में आया होगा चरत्व, जसत्व और अनुनासिक तीनों संधियों को सरल ढंग से, बिल्कुल आराम से, बहुत सारे उदाहरणों को आराम से एक एक लाइन में हम पूरा पढ़ सकते हैं और कोई एग्जाम्पल आपका गलत नहीं हो सकता।
आगे की क्लास में हम इस स्तुति के बारे में पढ़ेंगे।